नमस्ते। कहा जाता है कि भारत की कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी खुद इंसान की। मतलब यहाँ लोग तब से बसते आए हैं जब से शायद मानव जाति का वजूद है। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और भारत के इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर भारत का इतिहास कितना पुराना है? क्या ये कुछ हजार साल पुराना है या फिर लाखों साल? यकीन मानिए जवाब चौंकाने वाला है। भारत में मिले सबसे पुराने इंसानी सबूत करीबन 5 लाख साल पुराने हैं और ये सबूत मिला है नर्मदा घाटी से, एक जीवाश्म के रूप में, जिसे नर्मदा मानव का नाम दिया गया है। अच्छा, तो कहानी की शुरुआत एकदम शुरू से करते हैं। उस वक्त से जब इस उपमहाद्वीप पर इंसान के पहले निशान मिले। ये बात है प्रागैतिहासिक काल की, यानी प्री हिस्टोरिक एरा की। देखिए, इस बहुत ही लंबे दौर को, जिसे हम पाषाण काल या स्टोन एज कहते हैं, उसे समझने के लिए 3 हिस्सों में बांटा गया है: पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। ये वो जमाना था जब इंसान पूरी तरह से पत्थरों के औजारों पर ही निर्भर था और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे तरक्की कर रहा था। अब सवाल ये है कि हमारे पास इसके सबूत क्या हैं? अरे बहुत कुछ है। जैसे कि नर्मदा घाटी में मिला वो 5 लाख साल पुराना जीवाश्म, पाकिस्तान के रिवात में मिले करीबन 2 लाख साल पुराने पत्थर के औजार, और हाँ, मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं, जहां की चट्टानों पर 1 लाख साल पुरानी पेंटिंग्स बनी हैं। ये सब गवाह हैं कि यहाँ इंसानी मौजूदगी कितनी पुरानी है। तो स्टोन एज के बाद क्या हुआ? इंसान अब सिर्फ शिकारी नहीं रहा, बल्कि उसने बस्तियां बनानी शुरू की और यहीं से शुरू हुआ सभ्यताओं के बनने का एक शानदार दौर। इस दौर को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है: प्रोटो हिस्ट्री। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है इतिहास का वो दौर जिसके बारे में हमें खुदाई से चीजें तो मिली हैं, जैसे मुहरें, बर्तन और भी बहुत कुछ, लेकिन हम उनकी लिखी हुई भाषा को आज तक समझ नहीं पाए हैं। और इसका सबसे बड़ा और सबसे मशहूर उदाहरण है हड़प्पा सभ्यता की लिपि। इसी दौर में हमें 2 बिल्कुल अलग अलग तरह की दुनिया देखने को मिलती है। एक तरफ थी हड़प्पा सभ्यता, जो शहरी थी, बड़े बड़े शहर थे, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम था और व्यापार पर आधारित थी। वहीं दूसरी तरफ थी वैदिक संस्कृति, जो काफी हद तक खानाबदोश और कबीलों में बटी हुई थी। यहाँ सारा ज्ञान, मतलब वेद, मौखिक रूप से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था और यही वेद आगे चलकर भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन की नींव बने। तो कबीलों और छोटे छोटे समाजों से आगे बढ़कर अब कहानी आती है बड़े बड़े साम्राज्यों की, जिन्होंने यहाँ के राजनीतिक नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। और इसी जमीन पर खड़ा हुआ भारत का पहला, जिसे हम कह सकते हैं एक देशव्यापी साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, जिसने पहली बार उपमहाद्वीप के इतने बड़े हिस्से को एक ही शासन के झंडे तले ला खड़ा किया। लेकिन ये हुआ कैसे? देखिए, इसकी शुरुआत हुई 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जब 16 महाजनपद थे, मतलब 16 बड़े बड़े ताकतवर राज्य जो आपस में ही लड़ते रहते थे। और इसी उथल पुथल के बीच 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। इसके कई सदियों बाद 320 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसे भारत का क्लासिकल युग भी कहा जाता है, जहां विज्ञान और कला का जबरदस्त विकास हुआ। ये जो बदलाव है, ये जो उतार चढ़ाव है, इसी पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि भारतीय इतिहास की खासियत यही है कि ये खुद को खोजने की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया रहा है और समय के साथ हमेशा आगे बढ़ता रहा है। लेकिन जैसा इतिहास का नियम है, बड़े साम्राज्य हमेशा नहीं रहते। उनके पतन के बाद भारत में एक नया दौर शुरू हुआ, मध्यकाल का दौर। नई नई संस्कृतियां आईं और नई शक्तिशाली सल्तनतें और साम्राज्य बने। इस दौर की सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी दिल्ली सल्तनत। इसकी कहानी को 4 आसान हिस्सों में समझ सकते हैं। सबसे पहले मोहम्मद घोरी ने दिल्ली पर कब्जा किया, फिर उसके जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत की नींव रखी। इसके बाद एक एक करके 5 अलग अलग राजवंशों ने यहां से शासन किया और आखिर में बाबर के आने के साथ इस सल्तनत का अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत के बाद एंट्री होती है मुगलों की। बाबर ने इसकी नींव डाली, लेकिन असली मजबूती दी अकबर ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता और कुशल प्रशासन से। उनके बाद शाहजहां ने वास्तुकला को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया जिसका सबसे शानदार उदाहरण है ताजमहल। और फिर आए औरंगजेब, जिनके समय में साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार तक तो पहुंचा, लेकिन लगातार चलते संघर्षों ने इसे अंदर से कमजोर करना भी शुरू कर दिया था। और अब हम अपनी इस लंबी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं। यह है आधुनिक भारत के बनने की कहानी।
इसमें उपनिवेशवाद भी है, आज़ादी का लंबा संघर्ष भी और एक नए राष्ट्र का जन्म भी। तो ये सब कैसे शुरू हुआ? कहानी शुरू होती है यूरोप से आई व्यापारिक कंपनियों से। मुगल साम्राज्य जैसे जैसे कमजोर हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे राजनीतिक ताकत हासिल कर ली। 1857 का विद्रोह, जिसे आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहते हैं, उसके बाद भारत सीधे ब्रिटिश ताज के शासन में आ गया। फिर महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं के नेतृत्व में दशकों तक एक लंबा और कठिन स्वतंत्रता संग्राम चला। अनगिनत कुर्बानियों के बाद आखिरकार 15 अगस्त 1947 को आज़ादी तो मिली, लेकिन देश के बंटवारे के दर्द के साथ। तो लाखों सालों के इस सफर के बाद आज हम यहां खड़े हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि भारत की ये महान कहानी अगला मोड़ क्या लेगी? इसका जवाब तो भविष्य के पन्नों में ही लिखा जाएगा।